हमने इस बड़कल में आपके इस एरिया में नया सब डिवीजन बनवा दिया, तहसील बनवा दी और फरीदाबाद को FMDA बनवा दिया, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी गुड़गांव की तरह बनवा दी। उसका कमिश्नर भी यहाँ लग गया, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका ऑफिस भी खुल गया। और पहले क्या था, पहले हमारा पैसा एक मिनट पहले जो हमारी नई कॉलोनियां कट रही हैं, नई हाउसिंग सोसाइटी आ रही है, उनका 10,000 करोड़ रुपया EDC का आया, 10 करोड़। ये मेट्रो उन्होंने नहीं बनाई, 2500 करोड़ तो मेट्रो को दे दिया और 7,500 करोड़ रोहतक, भिवानी और सोनीपत ले गए। लेकिन हमने इस FMDA में एक नया लाइन डलवा दी है, एक कानून बनवा दिया है कि अब आज के बाद कोई सरकार आए, कोई जाए, फरीदाबाद के विकास शुल्क के पैसे को फरीदाबाद से बाहर कोई नहीं ले जा पाएगा। ये हमने उसमें डलवा दिया, विधानसभा में कानून बनवा के डलवा दिया। अब लेके जाकर जाइए, चारा फरीदाबाद से खाते हो, खाद रोहतक में लगाते हो, अब नहीं चलता है। फरीदाबाद का पैसा फरीदाबाद में लगेगा। और एक और बात, ये सारी बातें विकास की है। आज गरीब के लिए 6 करोड़ गरीबों को सिलेंडर, गरीब जो इलाज नहीं करा सकते थे, ऐसे सिर्फ फरीदाबाद में ही 1,55,000 परिवार हैं, यानी कि 6 लाख लोग हैं जिनके लिए 5 लाख तक का साल में फ्री में इलाज मोदी जी ने दिया है। 6 लाख लोगों का फरीदाबाद में, 1,55,000 परिवार जिनके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए, उनका फ्री में। पहले आपके हॉस्पिटल में क्या था, बीके में ना डायलिसिस मशीन थी, ना MRI की मशीन थी, ना CT स्कैन था, ना हार्ट का ऑपरेशन होता था। आज जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए फ्री में है, जो BPL है उनके लिए फ्री में है। लेकिन साधारण आदमी भी, क्योंकि हमने PPP मॉडल पर बीके में प्राइवेट हॉस्पिटल से हमने समझौता करा दिया। जो हार्ट का ऑपरेशन स्टंट प्राइवेट हॉस्पिटल में 1.5 लाख का पड़ता है, आप बीके में जाओ, आपको 48,000 में वो ऑपरेशन दिल का होगा। ये काम हमने बीके में शुरू करा दिया। इन्होंने वहाँ MRI की मशीन क्यों नहीं लगाई, इन्होंने वहाँ CT स्कैन की मशीन क्यों नहीं लगाई, इन्होंने गरीबों के लिए डायलिसिस मशीन क्यों नहीं लगाई। हमारा छोटी छोटी बातों पर ध्यान है, इसलिए मैं कहने आया हूँ। और देखिए, ये सारी बातें तो विकास की है। अब मैं देश की बात करना चाहता हूँ। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, 5 साल में कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार सरकार पर, उसके किसी मंत्री पर 5 साल में कोई आरोप नहीं है। 5 साल पहले मंत्री लाख लाख करोड़ के घोटालों में जेल जा रहे थे। जेल सबने देखा, कुछ जेल चले गए, कुछ बेल पर बाहर घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं। जेल के दरवाजे तक पहुंच गए। मोदी जी कहते हैं अगली बार इनको जेल में ठूसना, दरवाजे तक पहुंचा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की क्या बात है, जो ये कहते हैं मोदी को, नीरव मोदी को, माल्या को मोदी ने बताया। अरे पढ़े लिखे लोग हैं, आप निकाल लो। 2006 तक 18 लाख करोड़ का NPA था भारत के बैंकों का, यानी कि 60 साल में 18 लाख करोड़। और 2006 से 2014 तक 8 साल में वो बढ़कर 55 लाख करोड़ हो गया। अगर मेरी बात झूठ हो तो मुझे फांसी पे लटका देना, ये तो रिकॉर्ड है। अरे 60 साल में 18 लाख करोड़ और 8 साल में तुमने 34 लाख करोड़ पैसा, देश का पैसा आपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को बांट दिया। मोदी ने 5 साल में
एक भी पैसा ऐसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को नहीं दिया और ये आराम से हिंदुस्तान में रह रहे थे, क्योंकि देने वाले सत्ता में बैठे थे, इसलिए उनको डर नहीं था, इसलिए नहीं भाग रहे थे। चोर कब भागता है? जब मालिक जाग जाता है। इसलिए जब मोदी की सरकार आ गई, उसने कानून बना दिया शत्रु संपत्ति का। अगर कांग्रेस होती तो इन्हें भागने की जरूरत ही नहीं थी। ये भागे तो इसलिए कि मोदी इन सबको जेल में डालेगा। कोई कब भागता है? चोर डर के भागता है। डर नहीं हो तो क्यों भागेगा? पहले डर नहीं था क्योंकि उनके पाले हुए थे, मोदी के डर के मारे भाग गए। लेकिन मोदी ने 9,000 करोड़ की जगह अब तक 13,000 करोड़ की संपत्ति माल्या की जब्त कर ली है और जमानत कैंसिल करा दी है। तुम भगाने वाले थे, मोदी उनको वापस देश में बहुत जल्दी लाने वाला है। और मित्रों, आपने ऐसा प्रधानमंत्री देखा तो 12 महीने 365 दिन 18 घंटे काम, पूरे 5 साल उसने एक दिन भी विश्राम नहीं किया। और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, नीचे तुम्हारी दुआएं हैं कि आदमी 5 साल में कभी बीमार हो जाए, बुखार हो जाए, दस्त लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका आशीर्वाद मोदी जी के ऊपर था और ऊपर वाले की दुआएं भी मोदी जी के साथ थी। इसलिए इसको आदमी को 5 साल में छींक भी नहीं आई, ये उसका कद है। अरे हो भी क्यों नहीं? मोदी ने किसके लिए करना है? आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं। इसलिए वो कहता है इस देश के 130 करोड़ लोग मेरे परिवार के आदमी हैं, मैं इन्हीं के लिए जीता हूं और इन्हीं के लिए मरता हूं। कहां मिलेगा? और जहां तक ताकत दिखाने की बात है मित्रों, अब से कुछ साल पहले मथुरा के हेमराज की पाकिस्तान ने गर्दन काट कर अपने यहां रख ली थी। उसका सिर नहीं दिया था, उसका धड़ भारत में पहुंचाया था। और उसके बाद नोएडा का कैप्टन सौरभ कालिया, 22 साल का नौजवान, पाकिस्तान ने 22 दिन के बाद उसकी लाश को दिया था और लाश भी उसकी छत बिछत थी, उसकी आंखें फोड़ दी थी, उसके शरीर के दूसरे अंग काट लिए थे। ऐसा सौरभ कालिया को 22 दिन के बाद उसके पार्थिव शरीर को छत बिछत करके भारत पहुंचाया था। लेकिन अभी आपने देखा हमारे देश का बहादुर कौन? अभिनंदन, जब पाकिस्तान में गिर गया, उसका जहाज क्रैश हो गया तो पाकिस्तान ने उसको पकड़ लिया। लेकिन मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन करते हैं और कहते हैं एक बार पाकिस्तान को अमेरिका जी समझा दो, ट्रंप जी, अगर पाकिस्तान को अपनी खैर चाहिए तो अभिनंदन को वापस कर दें। उसी का नतीजा था जब 48 घंटे में थाने से मोटरसाइकिल नहीं छूटती, 48 घंटे में हमारे अभिनंदन को पाकिस्तान को सौंपना पड़ा भारत को। ये मोदी की ताकत का एहसास कराता है। आज आपने 2 घोषणा पत्र देखे होंगे 4 दिन पहले। एक भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, एक कांग्रेस का घोषणा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कि हम 370 और धारा 35A को हटाएंगे, लेकिन कोई और पार्टी ये हिम्मत कर सकती है कि हम भी 370 35A को हटाएंगे? नहीं कर सकते। और क्या कर सकते हैं? दूसरी तरफ घोषणा पत्र में कांग्रेस कहती है हम 370 और 35A को नहीं हटाएंगे। दूसरा भारतीय जनता पार्टी कहती है हम जो देशद्रोह का कानून है धारा 272 उसको लागू रखेंगे, और कांग्रेस कहती है कि हम देशद्रोह के कानून को समाप्त करेंगे।
क्या मतलब है? क्या चाहते हो तुम देश में? अमन नहीं चाहते? देश से तुमको प्यार नहीं है? यानी कि हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा, फिर भी उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। कोई हिंदुस्तान की धरती पर तिरंगे को जलाएगा, पाकिस्तान का झंडा फहराएगा, फिर भी उस पर देशद्रोह का मुकदमा जारी नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये कहेंगे, फिर भी उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। क्या चाहते हो? पूरे भारत को कश्मीर जैसा बनाना चाहते हो, जहां भारत का तिरंगा जलाया जाता हो, पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता हो, जहां हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हो, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हो, जहां हमारी सेना पर पत्थर फेंके जाते हो, जहां हमारी सेना को जलील किया जाता हो, तुम ऐसा भारत बनाना चाहते हो। अरे वोट के लिए कांग्रेसियों इतना मत करो कि हमारा देश टूट जाए, इतना मत करो। तुमको वोट चाहिए, तुमको वोट मुबारक, हमको देश चाहिए, हमको देश मुबारक। और मित्रों, ये चुनाव देशद्रोहियों और देशभक्तों के बीच में है। एक तरफ वो हैं जो देशद्रोहियों का वोट लेना चाहते हैं और एक तरफ वो हैं जो देशभक्तों का वोट लेना चाहते हैं। हमको नहीं चाहिए देशद्रोहियों का, जो भारत के नहीं हो सकते वो हमारे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसलिए कांग्रेस इस भारत की कैसी तस्वीर बनाना चाहती है? अरे कांग्रेस के मित्रों, ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, ये पार्टियां रहेंगी। अगर देश ही नहीं रहेगा, ना तुम रहोगे, ना हम रहेंगे, ना पार्टियां रहेंगी। क्यों वोट के लिए तुम देश के साथ ऐसा काम कर रहे हो? मित्रों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा मोदी की ताकत का एहसास। पहले हमारी सेना के हाथ बंधे रहते थे, उन पर पत्थर फेंके जाते थे, उन पर तरह तरह की जलालत की जाती थी, उनके हाथ में राइफल होती थी, लेकिन बेबस होना चाहता, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने कह रखा तुम्हें गोली नहीं चलानी। लेकिन यह महाभारती के पुष्प नरेंद्र मोदी ने आज कह दिया कि दिल्ली के फैसले का इंतजार मत करना, जहां भी कोई देशद्रोही मिले, आतंकवादी मिले, अच्छी तरह ठोक ठोक के मारना, कोई तुमको पूछने वाला। और उसी का नतीजा है आतंकवादी चुन चुन के मारे जा रहे हैं, और चुन चुन के नहीं, पाकिस्तान में घुस घुस कर मारे जा रहे हैं। आपने कल मोदी जी का इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने कहा हम सिर्फ भारत में आतंकवादियों को नहीं मारेंगे, उससे आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। जो देश आतंकवादियों को पालता है, हम उस देश में भी आतंकवादियों का खात्मा करेंगे, तभी आतंकवाद ठीक होगा। ये मोदी ने कल अपने इंटरव्यू में कहा। मित्रों, पहले हमारे 18 सैनिकों को मारा, उसके बाद हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर घुसी और सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवादियों को खत्म करके सूरज निकलने से पहले हिंदुस्तान में। अभी 45 दिन पहले इन्होंने हमारे 44 सैनिकों की हत्या की। मोदी और देश आंसुओं से रो रहे थे सारे लोग, और मोदी जी ने ठान लिया, सेना ने ठान लिया कि हमको इसका बदला लेना है, और बदला भी 13वीं से पहले लेना है। 12 दिन हुए थे, सारे देशों से बात की, बात करने के बाद रात के 3 बजे हमारे 12 लड़ाकू विमान 12 पायलटों के साथ पाकिस्तान की सीमा में घुसते हैं, और 44 के बदले 350 को आतंकवादियों को मार के 21 मिनट में वापस आ जाते हैं। इसको कहते हैं भारत की सेना। तुमने सेना पर सवाल उठाए, उस समय कुछ कांग्रेस के लोग नहीं बोले, और आपने देखा होगा उस समय सुबह दोपहर को
सारे नेताओं ने सेना को बधाई दी थी। राहुल ने भी, माया ने भी, मुलायम ने भी, लालू ने भी, आलू ने भी, भालू ने भी, सबने बधाई दी। लेकिन एक महीने बाद क्या हो गया? एक महीने बाद कहते सबूत दो। अपनी सेना से सबूत मांगते हो, अपनी सेना के हौसले तोड़ते हो, अपनी सेना को पूरी दुनिया में बदनाम करते हो, अपनी सरकार की प्रतिष्ठा को गिराते हो। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेना किसी दल की होती है, किसी पार्टी की होती है क्या? सेना देश की होती है, तो देश के लिए जीती है और देश के लिए मरती है। उस सेना को भी इन कांग्रेस के लोगों ने नहीं बख्शा। सबूत मांग रहे हैं। इनको सेना पर यकीन नहीं, इनको सरकार पर यकीन नहीं, इनको देश के लोगों पर यकीन नहीं। अब कैसे यकीन है? उसका तो एक ही तरीका होता है, कभी फिर ऐसा मौका आए, फिर हमारे हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज बम रखकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले के लिए जाएं, तो साथ में इनको भी लाद लिया जाए और जहां गोले डालें वहीं इनको डाल दें और इनसे कह दें अब बताना कितने जिंदे हैं, कितने मर गए, जरा हिसाब लगा के हमको बता। और तो कोई यकीन दिलाने का तरीका ही नहीं। अरे तुम इतनी जलालत कर रहे हो कि अपने देश की सेना को दुनिया में बदनाम कर रहे हो। इससे ज्यादा मित्रों, बहुत समय हो गया है, बहुत लंबा बोल सकता हूं, लेकिन दो बातें कह के समाप्त करना चाहता हूं। मेरी बहनों ने रोटी बनानी है, आपके पेट का भी ख्याल है। अच्छा, देखिए, एक मिनट, एक बात और कहना चाहता हूं। एक मिनट बैठ जाओ। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी देश के लोगों को कहा था हमारा बहुमत आएगा तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर हमारा बहुमत आएगा तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होगा। 91 सीटों पर कल चुनाव हो गया। आज तक किसी पार्टी ने देश के लोगों को बताया है कि ये हमारा प्रधानमंत्री होगा, मोदी के खिलाफ ये हमारा प्रधानमंत्री होगा। अरे हिम्मत है तो मोदी के सामने कोई नाम बताओ और देश की जनता के ऊपर छोड़ दो कि किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अरे चेहरा तो लाओ। इसका मतलब है मोदी के मुकाबले उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं। इसका मतलब फिर तो मोदी ही जीत गए, क्योंकि वो बहुत होशियार हैं, अच्छी तरह जानते हैं अगर मोदी के खिलाफ गलती से पप्पू को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया तो जो कांग्रेस 11 बजे हारती वो सुबह 9 बजे हार जाएगी। इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए लोगों को धोखे में रखना चाहते हैं। इसलिए मित्रों में कहने आया हूं, सवाल देश का, सवाल कृष्ण पाल का नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान में देश के प्रति देश प्रेम की भावना लोगों के अंदर खड़ी। मैंने बहुत चुनाव लड़े, मैंने वो चुनाव भी नजदीक से देखे, लेकिन ये अजीब तरह का चुनाव देखा। हर भारत के वासी के मन में, हर जन जन में, हर किसी के कण कण में इन सालों में देश प्रेम की भावना अंदर घुस गई है। राष्ट्रवाद की भावना हर हिंदुस्तानी के अंदर घुस गई है। और ये घुसाने का काम किसने किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी। अभी ईमानदारी के साथ, अभी 3 दिन पहले मैं सिद्धरोया बिहार में एक ऐसी सभा को संबोधित कर रहा हूँ। एक रेहड़ी लगाने वाला आदमी ऊपर मंच पर आता है, कहता मंत्री जी माइक मुझे दीजिए। ऐसा भाई अभी मार रहा, मुझे पता नहीं था क्या बोलेगा, लेकिन क्या बोलता है। ये देश प्रेम की भावना देखिए कैसे जगी है। गरीब आदमी के अंदर भी, जो रोज कमाता है रोज खाता है, वो मंच पर आकर कहता है माइक हाथ में लेके आधी रोटी खाएंगे, मोदी को बनाएंगे और देश को बचाएंगे। मतलब कहता है आधी रोटी भी खानी पड़े तब भी हम देश को बचाएंगे।
ये जज्बात किसने पैदा किए। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ, ये चुनाव कृष्ण पाल का नहीं, ये चुनाव नरेंद्र मोदी का नहीं, ये भारत के भविष्य का सवाल चुनाव है। ये भारत की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का चुनाव है। जो नए भारत की बुनियाद मोदी जी ने 5 सालों में मजबूत बुनियाद रखी है। कहीं गलती से न ऐसा हो जाए कि भानुमति का कुनबा आ जाए, उस बुनियाद पर महल बनाने के बजाय उस बुनियाद को भी उखाड़ कर ना ले जाए, ये गलती नहीं करनी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये चुनाव तय करेगा हमें देश में मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए या मनमोहन सिंह जैसा मजबूत प्रधानमंत्री।